फिल्म 4 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा रिवेलेशन हमें एलिजाबेथ से मिलवाता है, जो मिडवेस्ट में अपने पति एली और उनके 2 बच्चों के साथ रहती है। बड़ा बच्चा मैथ्यू है, जो एली का पिछली शादी से बेटा है, और फिर सैम है, उनकी नवजात बेटी। एलिजाबेथ गूंगी है और साइन लैंग्वेज के जरिए बात करती है। वो एक दाई के रूप में काम करती है और बच्चे पैदा करवाने में उसकी महारत के लिए मशहूर है, शायद इसलिए क्योंकि वो उनके रोने की आवाज नहीं सुन सकती। रुको, नहीं, वो गूंगी है, बहरी नहीं, मेरी गलती। एक दिन स्थानीय चर्च में एक नया प्रचारक रेवरेंड आता है। वो झूठे पैगंबरों और समाज पर उनके विनाशकारी प्रभाव के बारे में बात करता है। एलिजाबेथ उसकी आवाज सुनकर डर जाती है। साफ है कि इस आदमी के साथ उसका कोई पुराना वाकया है। बाद में जब परिवार जाने की तैयारी कर रहा होता है, तो अबिगैल नाम की एक औरत को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। एलिजाबेथ उसकी मदद करती है, उसे चर्च के अंदर ले जाकर प्रसव में सहायता करती है। अफसोस की बात है, उसे एहसास होता है कि बच्चा असामान्य है, जिसकी वजह से मां को नुकसान पहुंचाए बिना डिलीवरी करना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि उनमें से किसी एक को त्यागना होगा। काफी सोच विचार के बाद एलिजाबेथ चुपके से बच्चे को यूथनेजिया दे देती है, जिससे एबिगेल की जान बच जाती है। घर वापस आने पर ईली अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहता है कि जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। इसके जवाब में वो रेवरेंड को दोष देती है, लेकिन एली उसके आरोपों को खारिज कर देता है, क्योंकि वह रेवरेंड को भगवान का आदमी मानता है। बाद में एलिजाबेथ एबिगेल के घर उसकी खबर लेने जाती है, लेकिन उसके पति नाथन उसे रोक देता है और कहता है कि रेवरेंड ने उनके लिए एक डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। उस रात वो जरूरत से ज्यादा शराब पीकर एलिजाबेथ के घर के बाहर आता है और बिना निशाना लगाए गोली चलाता है और चिल्लाता है कि उसने उसके बेटे को मार डाला है। एली उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। थोड़ी देर बाद रेवरेंड आता है और नथन को भगा देता है। उसे देखकर एलिजाबेथ अपने पति से उसे अंदर न आने देने की गुजारिश करती है, लेकिन ईली उसे अंदर ले आता है। फिर दोनों आदमी एक अजीब सी बातचीत में लग जाते हैं, जबकि एलिजाबेथ दूसरे कमरे से सुन रही होती है। उसके चेहरे के हाव भाव से लगता है कि वो उससे डरी हुई है। इसी बीच रेवरेंड एलाई को बताता है कि उसकी पत्नी ने ये तय करके पाप किया है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। उसे बताया जाता है कि उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। फिर वो एलिजाबेथ से अभी उसके साथ चलने का आग्रह करता है, लेकिन डर उसे रोक लेता है, जिससे रेवरेंड को जाना पड़ता है, लेकिन ये वादा करके कि वो जाते ही तुरंत लौटेगा। एलिजाबेथ अपने पति से गिड़गिड़ाती है कि उन्हें अभी शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। इस बार एली आदमी के खतरे को मानता है, इसलिए वो मान जाता है। वादा करता है कि वे कुछ दिनों में उसके पिता के घर जाएंगे। तब तक उसे उम्मीद है कि वो अपनी भेड़ें बेच देगा। हालांकि अगली सुबह मैथ्यू खलिहान में प्रवेश करता है और एक भयानक दृश्य पाता है। सारी भेड़ें बेरहमी से काट दी गई हैं। एली को शक है कि नाथन इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए वो और मैथ्यू जल्दी से खुद को हथियारबंद कर लेते हैं और उसका सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच एलिजाबेथ अपनी बेटी की आंखों पर पट्टी बांध देती है ताकि वो खून खराबा ना देख सके। फिर वो सफाई के लिए बाड़े में जाती है, लेकिन अचानक दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। एक छेद से झांकते हुए एलिजाबेथ ये देखकर स्तब्ध रह जाती है कि रेवरेंड उसकी बेटी को ले जा रहा है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। वो दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश करती है, फिसलती है और गिर जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब एलिजाबेथ होश में आती है तो दरवाजा खुला होता है और एली वापस आ चुका होता है, ये बताते हुए कि वो नाथन के घर गया था, लेकिन उसे पता चला कि वो जोड़ा एक और शहर के लिए पिछली रात ही निकल चुका था। इसका मतलब ये था कि नाथन जिम्मेदार नहीं हो सकता। जब वे बात कर रहे होते हैं तो सैम अचानक आ जाता है, जिससे उसके माता पिता को राहत मिलती है। उस रात जब एलिजाबेथ अपनी बेटी को बिस्तर में सुला रही होती है, तो लड़की उससे एक अजीब सवाल पूछती है। ये जानना चाहती है कि क्या उसकी माँ एक अच्छी इंसान है। यह सुनकर एलिजाबेथ को एहसास होता है कि रेवरेंड ने उसकी बेटी का दिमाग धो दिया है। गुस्से में वह उसे मारने का फैसला करती है, उसके घर पर यह दिखाने के लिए कि असली बुरा व्यक्ति कौन है। एक चाकू लेकर वो अपने घोड़े पर सवार होती है और रात के अंधेरे में सुनसान शहर से गुजरती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे उसके बिस्तर पर सिर्फ अपनी बेटी की गुड़िया मिलती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि रेवरेंड उसके घर में घुस गया है और अब सोते हुए सैम के ऊपर मंडरा रहा है। उसी समय इलाई अचानक जाग जाता है और महसूस करता है कि उसकी पत्नी गायब है। वो चारों ओर देखता है और बाड़े में कुछ गड़बड़ नोटिस करता है, इसलिए वह वहां जाकर चेक करने का फैसला करता है। इलाई अपनी शॉटगन उठाता है और वहां जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, रेवरेंड उसे कई बार चाकू मार देता है।
जब एलिजाबेथ वापस आती है तो वो अपने पति को जीवित पाती है, लेकिन उसकी आंतें पेट से बाहर निकली हुई हैं। अपनी आखिरी सांस में वो अपने बेटे मैथ्यू से परिवार को उसके दादा के खेत पर ले जाने को कहता है। फिर लड़का एक बंदूक उठाता है और अपने पिता को दर्द से मुक्ति दे देता है। उसी समय एलिजाबेथ को पता चलता है कि रेवरेंड ने उनके घर में आग लगा दी है, इसलिए वह बिना समय गंवाए बच्चों को लेकर अपनी गाड़ी में वहां से भाग जाती है। अध्याय 2 पलायन। हम एक 13 साल की लड़की जोआना को देखते हैं जो रेगिस्तान में भटक रही है। जल्द ही गंभीर निर्जलीकरण के कारण वह बेहोश हो जाती है। एक यात्रा कर रहा चीनी परिवार उसे बाद में ढूंढता है और उसे पास के शहर बिसू ले जाता है। जोआना के ठीक होने के बाद उसे एक वेश्यालय के मालिक फ्रैंक को बेच दिया जाता है। वह एक लालची और खतरनाक इंसान लगता है जो अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दिन बीतते जाते हैं और जोआना सैली नाम की एक एस्कॉर्ट से दोस्ती कर लेती है जो उसका ख्याल रखती है। वह उसे इस जगह के करने और न करने वाले काम समझाती है और हमेशा उसे बुरी नजरों से बचाती है। एक दिन एक शराबी ग्राहक जोआना में दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन सैली जल्दी से उसे समझा देती है कि वो उसके साथ रात बिताए। आदमी मान जाता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि जोआना बाद में उन्हें देखेगी। सेशन के दौरान आदमी धीरे धीरे और ज्यादा आक्रामक होने लगता है और सैली को पीटना शुरू कर देता है। फिर वह जोआना की तरफ मुड़ता है और यही वो पल होता है जब सैली उसे गोली मारने का मुश्किल फैसला लेती है। उसके इस कदम की वजह से अगले दिन उसे सार्वजनिक तौर पर फांसी पर लटका दिया जाता है। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि यह खुशी से खत्म होगा। फिर दृश्य कई साल बाद कट जाता है और हम देखते हैं कि जोआना बड़ी हो चुकी है। अब वो वेश्यालय की मशहूर एस्कॉर्ट्स में से एक है। जोआना अपना ज्यादातर वक्त अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलिजाबेथ के साथ बिताती है। वो इस खराब शहर से भागने का सपना देखते हैं। एक दिन एक आदमी एलिजाबेथ को परेशान करने की कोशिश करता है और वो जवाब में उसकी जीभ काट लेती है। दुर्भाग्य से ये फ्रैंक के लिए एक बड़ा अपमान है और वो गरीब औरत को सजा देता है उसकी जीभ काटकर। इससे वो गूंगी हो जाती है और अब उसे साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर भी ये एलिजाबेथ को शहर से भागने और शांतिपूर्ण जीवन जीने के सपने से नहीं रोकता। एक दिन दोनों दोस्त एक मैच मेकर के पास जाते हैं जो बताता है कि एली नाम का एक आदमी एलिजाबेथ से शादी करने को तैयार है। उसके पहली पत्नी से पहले से ही एक बेटा है। एलिजाबेथ ने तुरंत ऑफर स्वीकार कर लिया और जोआना को भी साथ चलने को कहा। दोनों दोस्त फिर अपने कमरे में वापस आए और सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, एक अमीर ग्राहक ने सारी एस्कॉर्ट्स को पूरी रात के लिए खरीद लिया। वो कोई और नहीं बल्कि रेवरेंड ही है। उस रात अपने पास सभी एस्कॉर्ट्स होने के बावजूद वो सिर्फ जोआना को अपने कमरे में बुलाता है। वो दावा करता है कि वह मुक्ति से परे है, लेकिन यहाँ उसे बचाने आया है। जैसे ही जोआना कांपती हुई वहां खड़ी होती है, वो उससे कहता है कि वो उसकी हो जाए। वो कहता है कि वो बहुत देर से उससे भाग रही है और अब समय आ गया है कि वो माफी मांगे। जब जोना विरोध करती है तो वह उस पर बेरहमी से हमला करने लगता है। एलिजाबेथ दूसरे कमरे से हलचल सुनती है, इसलिए वह जल्दी से अपनी दोस्त की मदद के लिए पहुंच जाती है। दुर्भाग्य से रेवरेंड उसे मार डालता है। फिर वो जोआना के साथ भी वही करने लगता है, लेकिन वो उसी चाकू से उसका गला काटने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को अपने जैसा कपड़े पहनाती है और उसके शरीर को आग लगा देती है। बाद में जोआना एक डॉक्टर के पास जाती है ताकि वो अपनी जीभ कटवा सके। जब डॉक्टर हिचकिचाता है तो वो खुद ही ये काम कर लेती है। फिर वो एक गाड़ी पर चढ़ती है और एली के घर की ओर निकल पड़ती है, खुद को एलिजाबेथ के रूप में छुपाते हुए। अध्याय 3 उत्पत्ति। घटनाओं के एक हैरान कर देने वाले मोड़ में हमें कुछ साल पीछे ले जाया जाता है। रेवरेंड को और कोई नहीं बल्कि जोआना का पिता होने का खुलासा होता है। वो एक बेईमान और बुरा आदमी है जो रोज अपनी बीवी अन्ना को पीटता है। एक दिन जोआना को अपने कपड़ों पर खून दिखता है और वह सोचती है कि वो बीमार है। हालांकि उसकी माँ उसे समझाती है कि उसकी उम्र की लड़कियों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो रेवरेंड उन्हें दूर से देख लेता है और समझ जाता है कि क्या चल रहा है। लगता है उसे अपनी ही बेटी के प्रति एक अजीब सा आकर्षण हो गया है। वह नियमित रूप से उसे घूरता रहता है और उसे अपनी सफाई करने के लिए भी कहता है। जब अन्ना यह देखती है तो वह उसे बताती है कि ये अनैतिक है। हालांकि वह सिर्फ उसे और ज्यादा सजा देकर ही जवाब देता है। एक दिन जोआना को अपने खेत के शेड में 2 घायल आदमी मिलते हैं, जॉन और वुल्फ। लगता था कि वे किसी झगड़े के आखिरी बचे हुए लोग हैं और मदद के लिए बेहद मजबूर नजर आ रहे थे। जोआना ने उन्हें अपने शेड में छुपा लिया, उन्हें खाना और दवा देकर ठीक करने की कोशिश की। दिन बीतते गए और उसकी जॉन के साथ एक मजबूत दोस्ती हो गई।
वहीं वुल्फ तो बस उसके साथ फ्लर्ट करता रहता। जॉन ने बताया कि वो वुल्फ का दोस्त नहीं है और वुल्फ ठीक होते ही जॉन को मारने से पीछे नहीं हटेगा। तो जॉन ने प्लान बनाया और उसे पहले ही मार डाला जब वो कमजोर था। इसी बीच रेवरेंड अपनी पत्नी को एक लोहार के पास ले गया, उसके मुंह को ढकने के लिए एक डिवाइस बनाने के लिए। उसके कर्मों की सजा के तौर पर अन्ना को शर्मिंदा किया गया, जिसे अब चुप करा दिया गया था, बोलने से मना कर दिया गया था। अगले दिन चर्च में जब रेवरेंड अपना प्रवचन दे रहा था, अन्ना ने अचानक वो काम कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रेवरेंड बिना किसी सहानुभूति के दावा करता है कि वो इस लायक थी। अन्ना के जाने के बाद वो अपनी बेटी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर वही डिवाइस लगा देता है जब वो विरोध करती है और मदद के लिए रोती है। जॉन आता है, रेवरेंड का सामना करता है। वो गोली चलाता है, लेकिन रेवरेंड जवाब देता है, उसे गोली मारकर मार देता है। फिर रेवरेंड अपनी बेटी को घसीटता है, एक अजनबी से दोस्ती करने के लिए उसे कोड़े मारता है। थक हारकर वो सो जाता है, जिससे जोआना भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। अध्याय 4 बदला शुरू होता है जहां पहला छोड़ दिया था। जोआना और उसके बच्चे बर्फीले इलाके से गुजरते हैं, एली के पिता के घर पहुंचने की कोशिश में। दुर्भाग्य से रेवरेंड उन्हें पकड़ लेता है, मैथ्यू को मार डालता है। जोआना टूट जाती है, लेकिन उसके पास शोक मनाने का भी वक्त नहीं होता। वो आगे बढ़ती रहती है जब तक कि वो अपने ससुर के घर नहीं पहुंच जाती और सारी स्थिति समझाती है। बूढ़ा आदमी अपने बेटे और पोते की मौत की खबर सुनकर टूट जाता है, फिर भी वो छोटे सैम की रक्षा करने की कसम खाता है। बाद में जोआना अपनी बंदूक लेकर बाहर पहरा देती है और अंधेरे में रेवरेंड को देखकर उस पर गोली चलाती है, लेकिन वह अंधेरे से डरावनी, धमकी भरी फुसफुसाहट से उसे डराने की कोशिश करता है। वह उस पर उसकी बेटी को बिना सुरक्षा छोड़ने का गंभीर आरोप लगाता है। जोआना अंदर जल्दी जाती है, केवल यह देखने के लिए कि उसका ससुर मरा पड़ा है। डर से सहमी हुई वह अपनी बेटी के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस भयानक रेवरेंड ने उन्हें पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं कि वे अलग अलग खंभों से बंधे हुए हैं। रेवरेंड सैम को बार बार कोड़े मारता है और जोआना ये सब देखकर सहम जाती है। वो खुद को इतना बड़ा पापी बता देता है कि उसके लिए कोई भी जुल्म जायज हो जाता है। जब वो बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तैयारी करता है तो जोआना अपना हाथ तोड़कर खुद को आजाद कर लेती है और फिर अपने पिता पर लालटेन फेंक देती है, जिससे वह आग की लपटों में घिर जाता है। उसके बेहोश होने पर जोआना ने उसे पास से गोली मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। कुछ महीनों बाद माँ और बेटी शांति से रहने लगी। जोआना अपने ससुर के घर पर एक लकड़ी का कारखाना चलाती है, जिसमें रिश्तेदार उसकी मदद करते हैं। लेकिन मुसीबत फिर से जोआना को ढूंढ लेती है, इस बार नथानियल के रूप में, जो एक दिन अपने आदमियों के साथ आता है और खुद को नया शेरिफ घोषित कर देता है। वो एलिजाबेथ का वांटेड पोस्टर दिखाता है, जिस पर ब्रोथल के मालिक फ्रैंक की हत्या का आरोप है। जोआना को समझ आता है कि एलिजाबेथ ने फ्रैंक को उस रात मारा था, उससे पहले कि वो उसकी मदद के लिए आती। लेकिन जोआना ने एलिजाबेथ की पहचान ले ली है, इसलिए वो खुद का बचाव नहीं कर सकती। गिरफ्तार होकर जोआना को एक जहाज पर ले जाया जाता है। जैसे ही वो दूर जाती है, वो सैम को एक रिश्तेदार के साथ खुशी से खेलते देखती है। ये सोचकर सुकून मिलता है कि उसकी बेटी रेवरेंड से सुरक्षित है। जोआना सैम को आखिरी बार देखती है, इससे पहले कि कुछ अकल्पनीय हो। सालों बाद सैम, जो अब एक औरत है, लकड़ी का कारखाना चलाती है और उसकी एक बेटी है। वो अपनी माँ की मौजूदगी महसूस करती है, भले ही उसने उन्हें जल्दी खो दिया हो। कहानी पसंद आई? ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करने का सोचिएगा। आपका सपोर्ट हमें और कहानियाँ लाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद।